सबसे मुश्किल काम है खुद के साथ रहना, बिना किसी शोर के, बिना किसी सहारे के, नितांत अकेले। हम एक ऐसी दुनिया में पैदा होते हैं जहां हमारे जन्म से पहले ही हमारे रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। हमें बताया जाता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का यह वाक्य हमारे दिमाग में कील की तरह ठोक दिया गया है। हमारा पूरा मनोविज्ञान, हमारा पूरा अस्तित्व दूसरों की स्वीकृति, वैलिडेशन पर टिका है। स्कूल में दोस्तों का ग्रुप, ऑफिस में कलीग्स, सोशल मीडिया पर लाइक्स, हम हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अकेलापन हमें डराता है। यह कहानी उस डर को जीतने की है। यह कहानी उस यात्रा की है जो भीड़ से शुरू होकर खुद पर खत्म होती है। यह अकेले चलने के साहस की कहानी है। अध्याय 1, भेद्य और शेर, द शीप एंड द लायन। दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। जर्मन दार्शनिक फ्रीडरिख नीचे ने एक बार कहा था, आज तक जिस किसी ने भी खुद को एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की है, उसे हमेशा अपनी जनजाति के गुस्से का सामना करना पड़ीजा है। नीत्शे का दर्शन हमें हर्ड मेंटालिटी यानी भेद चाल के बारे में समझाता है। दर्शन शास्त्र कहता है कि समाज हमें औसत, एवरेज बनाए रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति औसत है वह सुरक्षित है, वह सवाल नहीं पूछता, वह व्यवस्था को चुनौती नहीं देता। भीड़ों में चलना आसान है, वहां आपको रास्ता नहीं खोजना पड़ता, रास्ता पहले से बना होता है। आपको बस आगे वाले के कदमों पर कदम रखना होता है। लेकिन अकेले चलने का साहस वह चिंगारी है जो आपको उस भीड़ से अलग करती है। जब आप अकेले चलते हैं तो आप फॉलोअर नहीं, क्रिएटर बनते हैं। नीत्शे इसे उबरमेंश या सुपरमैन की अवधारणा कहते हैं। वह व्यक्ति जो समाज के बनाए हुए मूल्यों को तोड़कर अपने मूल्य खुद गढ़ता है। कल्पना करें एक जंगल की। भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं। उन्हें लगता है कि झुंड उन्हें शिकारी से बचा लेगा। लेकिन शेर अकेला चलता है। उसे किसी की सुरक्षा की जरूरत नहीं होती। अकेले चलने का साहस दर्शन शास्त्र की नजर में खुद को शिकार से शिकारी, नियति का रचयिता में बदलने की प्रक्रिया है। यह स्वीकार करना कि मैं अलग हूं एक क्रांतिकारी विचार है। लेकिन यह अलगाव आसान नहीं है। जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो सबसे पहले आप निंदा का शिकार होते हैं। समाज आपको पागल, घमंडी या असामाजिक कहता है। सुकरात को जहर पीना पद्धा, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ना पद्धा, गैलीलियो को कैद होना पद्धा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अकेले चलने का साहस किया था। दर्शन शास्त्र हमें सिखाता है कि सत्य की यात्रा हमेशा एक एकल यात्रा, सोलो जर्नी होती है। सत्य कभी भी डिच में नहीं मिलता। सत्य हमेशा एकांत में मिलता है। अध्याय 2, अलगाव का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ आइसोलेशन। अब हम दर्शन शास्त्र से निकलकर मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। जब कोई व्यक्ति अकेले चलने का फैसला करता है तो उसके दिमाग में क्या घटता है? मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इसे इंडिविजुएशन का नाम दिया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति अपने अचेतन अनकॉन्शियस और चेतन कॉन्शियस मन को एक कर लेता है। जंग कहते थे, जब तक आप अपने अचेतन को चेतन नहीं बना लेते, वह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। भीड़ में रहते हुए हम एक मुखौटा, पर्सोना पहनते हैं। हम वह बनते हैं जो दुनिया हमें देखना चाहती है। हम मुस्कुराते हैं जब हम दुखी होते हैं, हम हामी भरते हैं जब हम असहमत होते हैं। यह संज्ञानात्मक विसंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा करता है। एक मानसिक तनाव जो तब होता है जब हमारी वास्तविकता और हमारा दिखावा अलग अलग होता है। अकेले चलने का साहस इस मुखौटे को उतार फेंकने का साहस है। लेकिन जैसे ही आप यह मुखौटा उतारते हैं, आपको डर लगता है। इसे मनोविज्ञान में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट या
आइसोलेशन एंजाइटी कहते हैं। हमारा पुराना आदिम दिमाग, रेप्टिलियन ब्रेन, खतरे की घंटी बजाने लगता है। हजारों साल पहले अगर कोई इंसान कबीले से अलग हो जाता था तो उसका मतलब था मौत। वह डर आज भी हमारे डीएनए में है। इसलिए जब आप अकेले चलने की ठानते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। आपको बेचैनी होती है, आपको लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन यह गलत नहीं है। यह विड्रॉल सिम्पटम है। जैसे नशेदी को नशे की लत होती है, वैसे ही हमें दूसरों की लत है। अकेले चलना उस लत को छोड़ने जैसा है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग अकेले रहने की क्षमता विकसित कर लेते हैं उनमें इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक लचीलापन कई गुना BRH जाता है। वे बाहरी प्रशंसा के मोहताज नहीं रहते। उनका लोकस ऑफ कंट्रोल आंतरिक हो जाता है, यानी उनकी खुशी या गम रिमोट कंट्रोल की तरह दूसरों के हाथ में नहीं बल्कि उनके खुद के हाथ में होती है। अध्याय 3, एकांत बनाम अकेलापन, सॉलिट्यूड वर्सेस लोनलीनेस। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है अकेलेपन, लोनलीनेस और एकांत, सॉलिट्यूड के बीच के अंतर को समझना। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पॉल टिलिच ने बहुत सुंदर बात कही है। भाषा ने अकेले होने के दर्द को व्यक्त करने के लिए अकेलापन, लोनलीनेस शब्द बनाया है और अकेले होने के गौरव को व्यक्त करने के लिए एकांत, सॉलिट्यूड शब्द बनाया है। अकेलापन, लोनलीनेस एक गरीबी है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको लगता है कि आपके पास किसी की कमी है। आप भीड़ में भी अकेले हो सकते हैं। यह एक घाव है, एक खालीपन है जिसे आप लोगों से, मनोरंजन से या शोर से भरने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर एकांत, सॉलिट्यूड एक संपन्नता है। यह वह स्थिति है जहां आप खुद के साथ इतने आनंदित हैं कि आपको किसी और की जरूरत नहीं। यह एक भरा पूरा एहसास है। दार्शनिक ओशो कहते हैं, जब आप दूसरों पर निर्भर होते हैं तो आप अकेले पड़ीडीडीएच जाते हैं। जब आप खुद में स्थित होते हैं तो आप एकांत में होते हैं। अकेले चलने का साहस दरअसल अकेलेपन से एकांत की ओर की यात्रा है। जब आप पहली बार अकेले चलना शुरू करते हैं तो आप अकेलेपन से घिरते हैं। आपको अपनी ही आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है। आपके दबे हुए डर, आपकी असुरक्षाएं, इनसिक्योरिटीज सतह पर आ जाती है। अधिकांश लोग यहीं हार मान लेते हैं और वापस भीड़ियाच में भाग जाते हैं। वे अपना फोन उठाते हैं, किसी को कॉल करते हैं, टीवी चलाते हैं, बस उस सन्नाटे से बचने के लिए। लेकिन जो साहसी होते हैं वे उस सन्नाटे में ठहरते हैं। वे उस बेचैनी को पीते हैं और धीरे धीरे एक चमत्कार होता है। वह शोर थम जाता है, अकेलापन एकांत में बदल जाता है। तब आपको अपनी कंपनी में मजा आने लगता है। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अध्याय 4, अस्तित्ववाद और स्वतंत्रता, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड फ्रीडम। फ्रेंच दार्शनिक जॉन पॉल सार्त्र ने एक बहुत विवादास्पद बात कही थी, नरक दूसरे लोग हैं, हेल इज अदर पीपल। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे लोग बुरे हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम खुद को दूसरों की नजरों से देखते हैं, हम उनके गुलाम हैं। वे हमें जज करते हैं, वे हमें परिभाषित करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और हम उस परिभाषा में कैद हो जाते हैं। अकेले चलने का साहस अस्तित्ववादी स्वतंत्रता, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम की मांग करता है। सार्त्र कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है, कंडेम्ड टू बी फ्री। हम अपनी हर चॉइस के लिए जिम्मेदार हैं। जब आप किसी समूह के साथ चलते हैं तो अगर आप गलत रास्ते पर जाते हैं तो आप कह सकते हैं, सब उधर जा रहे थे इसलिए मैं भी गया। आप अपनी जिम्मेदारी भी दांव पर डाल सकते हैं।
लेकिन जब आप अकेले चलते हैं तो हर कदम, हर गलती, हर सफलता सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। यह जिम्मेदारी का बोझ बहुत भारी होता है। यही कारण है कि लोग स्वतंत्रता से डरते हैं। एरिक फ्रॉम ने इसे एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, स्वतंत्रता से पलायन कहा है। लेकिन जो व्यक्ति यह बोझ उठा लेता है वह सच्चा, प्रामाणिक, ऑथेंटिक जीवन जीता है। वह किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होता, वह अपनी कहानी खुद लिखता है। अकेले चलने का साहस यह स्वीकार करना है कि मेरा जीवन मेरा प्रोजेक्ट है और इसे मुझे ही बनाना है। अध्याय 5, सृजन का गर्भ, द वोम्ब ऑफ क्रिएशन। इतिहास गवाह है कि दुनिया के महानतम विचार बाजार में नहीं बल्कि सन्नाटे में पैदा हुए हैं। आइंस्टीन ने कहा था, एक शांत जीवन की एक रसता और एकांत रचनात्मक दिमाग को उत्तेजित करता है। चाहे वह न्यूटन हो, टेस्ला हो, बुद्ध हो या स्टीव जॉब्स, इन सब ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पल अकेलेपन में बिताए। मनोविज्ञान इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहता है। जब हमारा दिमाग बाहरी शोर, एक्सटर्नल स्टिम्युलाई से मुक्त होता है तो वह डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN में चला जाता है। यही वह अवस्था है जहां हम दिन में सपने देखते हैं, जहां हम अलग अलग विचारों को जोड़ देते हैं और जहां यूरेका मोमेंट्स जन्म लेते हैं। बीट डच आपको दोहराना, रिपीटिशन सिखाती है। एकांत आपको सृजन, क्रिएशन सिखाता है। जब आप अकेले चलते हैं तो आपकी अवलोकन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पावर बराच जाती है। आप उन चीजों को देख पाते हैं जिन्हें भागती हुई दुनिया अनदेखा कर देती है। एक कवि, एक लेखक, एक वैज्ञानिक, ये सब मूल रूप से अकेले चलने वाले यात्री ही होते हैं। उनके पास अकेले चलने का साहस था, इसीलिए वे वह देख पाए जो दूसरे नहीं देख सके। अध्याय 6, अंधेरी रात और सुबह की किरण, द डार्क नाइट ऑफ द सोल। लेकिन यह सब इतना रोमानी, रोमांटिक नहीं है जितना सुनने में लगता है। अकेले चलने के रास्ते में एक चरण आता है जिसे रहस्यवादी आत्मा की अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहते हैं। यह वह समय होता है जब पुराना मैं मर रहा होता है और नया मैं अभी पैदा नहीं हुआ होता। यह एक शून्यता, वॉइड का समय है। यहाँ डिप्रेशन जैसा महसूस हो सकता है। आपको लगेगा कि आपने सब कुछ खो दिया है। रिश्ते छूट जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, दुनिया आपको समझ नहीं पाती। मनोविज्ञान में इसे डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, बिखरना। बनने से पहले बिखरना जरूरी है। जैसे बीज को पेड़ीच बनने के लिए मिटना पड़ता है, वैसे ही आपको अपना वास्तविक स्वरूप पाने के लिए अपने सामाजिक व्यक्तित्व को मिटाना पड़ता है। इस अंधेरी रात में जो व्यक्ति अपना साहस बनाए रखता है, जो वापस मुद्दा कर नहीं देखता, वही सूर्योदय देख पाता है। यह साहस किसी युद्ध में लड़ने से बड़ा साहस है। यह अपने ही राक्षसों, इनर डीमंस का सामना करने का साहस है। निष्कर्ष, जब आप अकेले चलने का साहस जुटा लेते हैं तो आप में एक अजीब सा आकर्षण, कैरिज्मा पैदा होता है। तब आप लोगों के पीछे नहीं भागते, लोग आपके पीछे आते हैं। तब आप किसी से इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि आपको उनकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप अपना आनंद बांटना चाहते हैं। अकेले चलने का मतलब सन्यासी बनकर जंगल में जाना नहीं है। इसका मतलब है भीड़ के बीच रहते हुए भी अपनी सोच, अपने मूल्यों और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता न करना। इसका मतलब है अपनी अंतरात्मा की आवाज को दुनिया के शोर से ऊपर रखना। चरण 1, न्यूरो डिटॉक्स। लक्ष्य, बाहरी स्वीकृति, वैलिडेशन की लत को तोड़ना। अकेले चलने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि हमारा दिमाग डोपामीन के लिए दूसरों की तारीफ पर निर्भर हो चुका है। जब आप अकेले चलेंगे तो कोई ताली बजाने वाला नहीं होगा,
इस खालीपन से निपटने के लिए आपको अपने दिमाग की रीवायरिंग करनी होगी। तकनीक, स्पष्टीकरण का व्रत, फास्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। अगले 21 दिनों तक जब भी आप कोई निर्णय लें जो दूसरों को अजीब लगे तो उसे समझाना, एक्सप्लेन, बंद कर दें। मनोविज्ञान, जब हम अपने फैसलों के लिए सफाई देते हैं तो हम अवचेतन रूप से सामने वाले से अनुमति मांग रहे होते हैं। अभ्यास, अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं और कोई पूछे क्यों, तो बस इतना कहें, क्योंकि मुझे यह सही लगा, और चुप हो जाएं। उस असहज सन्नाटे, ऑकवर्ड साइलेंस को महसूस करें, लेकिन उसे शब्दों से भरे नहीं। यह सन्नाटा आपकी ताकत बनेगा। चरण 2, शैडो वर्क। शैडो वर्क, लक्ष्य, खुद के राक्षसों से दोस्ती करना। कार्ल जुंग का मानना था कि हम सबके अंदर एक शैडो परछाई होती है, हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा जिसे हम और समाज अस्वीकार कर देते हैं। गुस्सा, ईर्ष्या, कामुकता, डर, अकेलेपन में ये सब ऊपर आते हैं। इनसे भागे नहीं। तकनीक, जर्नलिंग विद द डेविल। जर्नलिंग विद द डेविल, रोज रात को एक डायरी लिखें, लेकिन इसमें अपनी अच्छाइयां न लिखें। इसमें अपने सबसे बुरे, सबसे डरावने और शर्मनाक विचार लिखें। उदाहरण, आज मुझे अपने दोस्त की सफलता देखकर जलन हुई। फायदा, जब आप अपने अंदर के अंधेरे को कागज पर उतार देते हैं तो उसका आप पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है। आप उसे ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। जो इंसान अपनी कमियों को पूरी तरह जानता है, उसे दुनिया का कोई भी ताना, टॉन्ट, चोट नहीं पहुंचा सकता। यही सच्ची आत्मस्वीकृति है। चरण 3, स्टोइक माइंडसेट। द स्टोइक माइंडसेट, लक्ष्य, भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। अकेले रास्ते पर असफलताएं भी मिलेंगी। स्टोइसिज्म दर्शन हमें सिखाता है कि हम घटनाओं को नहीं बल्कि घटनाओं के प्रति अपने नजरिए को नियंत्रित कर सकते हैं। तकनीक, अमोर फाटी, लव ऑफ फेट, नीत्शे और स्टोइक्स का यह मंत्र है। इसका अर्थ है भाग्य से प्रेम करना। जब आप अकेले चल रहे हों और कोई मुसीबत आए तो शिकायत न करें। यह न कहें कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि कहें यह मेरे लिए ही हुआ है। अभ्यास, मान लीजिए आप अकेले किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और वह फेल हो गया। इसे अंत न माने, इसे डेटा माने। खुद से कहें, अच्छा हुआ यह फेल हुआ, अब मुझे पता है कि क्या काम नहीं करता। हर पत्थर जो आपके रास्ते में आता है उसे दीवार बनाने के बजाय पुल बनाने में इस्तेमाल करें। चरण 4, संज्ञानात्मक रिफ्रेमिंग, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। लक्ष्य, अकेलेपन को शक्ति, पावर के रूप में देखना। जब हम अकेले होते हैं तो हमारा दिमाग हमें डराता है। तुम बेचारे हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है। इस कहानी नैरेटिव को बदलना होगा। तकनीक, सीईओ माइंडसेट। अपने जीवन को एक कंपनी समझें और खुद को उसका अकेला सीईओ के पास दोस्त कम होते हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं। जब आप शुक्रवार की रात घर पर अकेले हों और बाकी दुनिया पार्टी कर रही हो तो खुद से यह ना कहें कि मैं अकेला हूं। खुद से कहें, मैं अपनी ऊर्जा, एनर्जी बचा रहा हूं ताकि कल अपने साम्राज्य, अपने लक्ष्य पर काम कर सकूं। एकांत को सजा के बजाय रणनीतिक समय, स्ट्रेटेजिक टाइम के रूप में लेबल करें। चरण 5, सचेतन असुविधा, वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। लक्ष्य, इच्छा शक्ति, विल पावर को फौलाद बनाना। भीड़ हमें आराम, कंफर्ट देती है। अकेले चलने के लिए आपको खुद को जानबूझकर कठिनाई में डालना होगा ताकि जब असली कठिनाई आए तो आप टूटे नहीं। तकनीक, डोपामाइन प्रतिरोध, डोपामाइन रेजिस्टेंस। हफ्ते में एक दिन चुनें जब आप कोई मनोरंजन, फोन, टीवी, म्यूजिक, टेस्टी फूड नहीं लेंगे। सिर्फ आप और आपके विचार। शुरुआत में आप बोर होंगे, फिर बेचैन होंगे, लेकिन कुछ घंटों बाद आपका दिमाग शांत
होने लगेगा। यह अभ्यास आपको सिखाता है कि बिना किसी बाहरी सहारे के खुद के साथ कैसे रहा जाए। जो व्यक्ति बोरडम को झेल सकता है वह दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है, क्योंकि उसे एंटरटेनमेंट की रिश्वत देकर रोका नहीं जा सकता।